लर्निंग अधिगम। ओके, देखो, हमने सबसे पहले सीखा अधिगम क्या होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट के माइंड में रहता है व्यवहार में परिवर्तन, लेकिन मैंने आपको कहा कि सही क्या है। व्यवहार में स्थायी तथा वांछित परिवर्तन, उसको अधिगम कहते हैं। क्लियर? मतलब आपने कुछ सीखा, 4 दिन बाद आपको बोलो कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब मनोविज्ञान कहता है आपको अधिगम नहीं हुआ है। वो कब माना जाएगा? जब स्थायी हो जाएगा। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब, इसीलिए एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है एक बच्चे का जो छोटा होता है, उसका मोमबत्ती को एक बार छूना फिर कभी ना छूना, मतलब क्या हो गया? उसको अधिगम हो गया है। क्लियर? बोलो, बात समझ रहे हो ना? फिर मैंने आपको कहा अधिगम की परिभाषा है, तो मैंने आपको बताया किसी भी टॉपिक में एक परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आएगा, बिना याद किए राइट हो जाएगी। उसके लिए अपना एक साइंटिफिक तरीका है। हर एक मनोवैज्ञानिक का मेरा एक कोड वर्ड है। क्या है? बोलो, कोड वर्ड है। उसी कोड वर्ड से याद करवाता हूँ, और मैंने आपको इसकी सारी परिभाषा याद करवाई। व्यवहार द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन किसकी है? आपको के गिलफर्ड की है, क्योंकि गिलफर्ड का कोड वर्ड क्या है? गिलहेरी। क्या है? बोलो, गिलहेरी। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन अधिगम है, ये किसने कहा? स्किनर। स्किनर का कोड वर्ड क्या है? स्किन। ये कोड वर्ड बोलो कहीं है नहीं, ये मेरे बनाए हुए हैं। बोलो कोई सोचे सर हमने तो इतने एग्जाम दे दिए, इतनी साइकोलॉजी पढ़ ली, कहीं हमें तो ये कोड वर्ड मिले ही नहीं। तो ये कोड वर्ड किसके? मेरे कोड वर्ड है। क्लियर? जिससे मैं चीज़ें याद करवाता हूँ। बात समझ ना? चीज़ें वही होगी, बस मेरा तरीका अलग होगा। फिर मैंने आपसे कहा कि अनुभव और प्रशिक्षण से व्यवहार में उन्नयन का बोलो अधिगम है, ये किसने कहा? गर्ड्स ने कहा। क्लियर? और मैंने कहा जब भी हमें किसी चीज़ का अनुभव हो जाता है, हमें प्रशिक्षण ट्रेनिंग मिल जाती है, तो हमारे में गर्ड्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? गर्ड्स आ जाते हैं। क्लियर? तो उससे मैंने याद करवाया। फिर मैंने आपको कहा कि नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाएं, ये देखते ही आपको कौन याद आना चाहिए? वुडवर्थ याद आना चाहिए, क्योंकि वुडवर्थ का मेरा कोड वर्ड क्या है? वुड यानी लकड़ी। क्या है? वुड यानी लकड़ी। क्लियर? और मैंने कहा आज के टाइम में हम जब लकड़ी या वुड का जान लैंड शोरूम में जाते हैं, तो हमें नई नई वेराइटी मिलती है। बोलो उस बताने वाला कहता है ये दीमक फ्री है, ये वाटर प्रूफ है, ये बोलो आपसे मेरे को ऐसी है वैसी है। इसका मतलब नई नई चीज़ें, इनोवेशन किस में हुआ है? वुड में हुआ है। क्लियर? फिर मैंने कहा आदतों ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन, ये अधिगम में किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। आदत ज्ञान अभिवृत्तियों बहुत सारी इकट्ठी हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्रो एंड क्रो। मैंने कहा क्रो एंड क्रो एक व्यक्ति नहीं, दो व्यक्ति है। एलिस वी क्रो एंड लेस्टर डी क्रो, ये इनका फुल फॉर्म है। क्लियर? फिर मैंने कहा अधिगम व्यक्ति की शक्तियों और वातावरण की अंत्यक्रियाओं में सुधार का नाम है, ये किसने कहा? डेनियल बेल ने कहा। और मैंने कहा वंस अपॉन ए टाइम जब बोलो किसी की शक्ति का प्रदर्शन कराना होता था, तो उसको बेल से लड़ाई कराई जाती थी। किससे कराई जाती थी? बेल से। तो जिस भी अधिगम की परिभाषा में व्यक्ति की शक्ति आएगी, वो डेनियल बेल की होगी। क्लियर? मेरे हिसाब से आपको दिमाग में बिल्कुल परिभाषाएं बैठ गई होगी। क्लियर? और जब चीज़ें दिमाग में बैठ जाती है ना, तो क्या होता है, हमें बार बार रिवाइज करने का या हम भूल जाएगा ऐसा टेंशन खत्म हो जाता है। बस सामने क्वेश्चन आता है और हमारा राइट हो जाता है। जो टॉप करते हैं बस वो ऐसे स्टडी करते हैं। मेरी बात समझ में? वो क्यों नहीं भूलते? क्योंकि वो याद ही नहीं करते, बस उनका तरीका क्या रहता है? अलग रहता है। बोलो, बात समझ रहे हो ना? ओके, मैंने भी मेरी लाइफ में जब बहुत टॉप किया था मेडिकल राजस्थान में, तो बोलो बस मेरा भी तरीका क्या था कि मैं चीज़ों को अलग नज़रिए से पढ़ता था। जो मैं आज बोलो 20 साल से पढ़ा रहा हूँ आपको, जो मेरा नज़रिया है, कंटेंट चीज़ें वही है, बस मेरा उसको देखने का नज़रिया क्या है? अलग है। क्लियर? और वही चीज़ आपको हेल्प करती है। बात समझो ना? और वही चीज़ें आपको याद रहती है जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो और जब रिवीजन करते हो, तो आपने चीज़ों को कैसे पढ़ा, कैसे याद किया, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, वो आपका ईक्यू बढ़ाती है। बोलो, मैंने क्या कहा? ईक्यू। आपको पता है साइकोलॉजी कहता है किसी भी स्टूडेंट के, किसी भी पर्सन के सक्सेस होने में बोलो 85% 90% रोल ईक्यू का रहता है। आईक्यू का तो 10% ही रहता है। ईक्यू समझते हो ना? बोलो, इमोशनल इंटेलिजेंट, कि
आपने अपनी पढ़ाई को कैसे समेटा है, आपने चीज़ों को कैसे पढ़ा है, आपको पढ़ते समय कितना कॉन्फिडेंस आया है, वही आपके एग्ज़ाम के 10 दिन 15 दिन 1 महीना पहले आपका ईक्यू मजबूत बनाने में काम आएगा। बाकी ऑन एवरेज आईक्यू सबका ही एक जैसा ही रहता है, किसी का 1-2 ऊपर, किसी का 1-2 नीचे, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, फिर हमने बोलो अधिगम के सोपान देखे। क्या देखे? सोपान। उससे पहले अधिगम की विशेषताएं बताई मैंने कहा अधिगम उद्देश्य पूर्ण और लक्ष्य निर्देशित होता है, मैस्लो ने कहा था। क्लियर? अधिगम समायोजन में सहायक है। अधिगम सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अधिगम एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में बोलो आप पहुंचाने में सहायक है। सारी विशेषताएं हमने लिखी। क्लियर? अधिगम वातावरणजन्य प्रक्रिया, अधिगम बोलो अर्जित प्रक्रिया, अधिगम में वंशानुक्रम का रोल नहीं होता है, ये सारी अपने विशेषताएं देखी थी। फिर अधिगम के अपने सोपान देखे। मैंने कहा 8 सोपान होते हैं। जनरली स्टूडेंट रटते रहते हैं सोपानों को, मैंने आपको कहानी से याद करवाया, बिना बोलो याद किए एक एक सोपान आपको याद हो गया होगा। मैंने कहा आप अपने आप को फोकस करो कि आपको कभी किसी चीज़ की लर्निंग करनी है। बोलो आपसे मैं कहूँ आपको सबसे पहले कब करोगे? जब आपकी उसकी आवश्यकता होगी। क्लियर? जैसे गवर्नमेंट नौकरी लेनी आपकी क्या है? आवश्यकता है। क्लियर? तो इसका मतलब अधिगम लर्निंग की पहली स्टेप क्या होती है? आवश्यकता होती है, या अभिप्रेरणा या प्रेरक, इनमें से कोई भी आ जाए पहला सोपान होगा। फिर मैंने कहा जब आप अपनी आवश्यकता अंदर बोलो डेवलप हो जाती है, या अंदर मोटिवेशन आ जाता है कि मुझे ये काम करना है, तो तुरंत क्या करना पड़ता है? कोई गोल या उद्देश्य बनाना पड़ता है। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे गवर्नमेंट नौकरी लेनी है, तो आपको गोल फिक्स करना पड़ेगा कि भाई मुझे सेकंड ग्रेड लेक्चरर से बनना है, लेक्चरर बनना है, लैब असिस्टेंट बनना है, या थर्ड ग्रेड टीचर बनना है, या XYZ मुझे जिस गवर्नमेंट नौकरी को लेना है। जैसे ही आप अपना गोल या उद्देश्य अपना बोलो लक्ष्य और उद्देश्य फिक्स कर लेते हो, तुरंत आपके सामने बाधा आती है कि अब मैं कैसे पढूं, क्या पढूं, कैसे तैयारी करूं, किससे करूं। तुरंत मनोविज्ञान कहता है आपको क्या रहना पड़ेगा? तत्पर रहना पड़ेगा, आपको फटाक से डिसीजन लेना पड़ेगा। क्लियर? तो तीसरी स्टेप क्या? बाधा और तत्परता। जैसे आप तत्पर रहे, आपने कुछ चीज को चूज कर लिया, आपके सामने क्या आने लगेगी? अधिगम स्थिति आने लगेगी, लर्निंग सिचुएशंस आने लगेगी। क्या आने लगेगी? बोलो, लर्निंग सिचुएशंस आने पड़ेगी। और लर्निंग सिचुएशन आएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? अनुक्रिया, इंटरेक्शन करना पड़ेगा। बोलो आपके सामने जब चीजें बताई जाएगी तो आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा, जाके पढ़ना पड़ेगा। बोलो सीट मिली तो सोल्व करना पड़ेगा। ऑल आर इंटरेक्शन। बोलो अन्योन्य क्रिया का करना पड़ेगा। और जब आप अन्योन्य क्रिया करते 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 करोगे तो आगे क्या होगा? एक दिन आपका क्या होगा? समायोजन होने लगेगा, आपको सब अच्छा होने लगेगा, आप एडजस्ट होने लगोगे। और जब आपके अंदर समायोजन होने लगेगा तो आपके व्यवहार में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। और जब व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, अगर अभ्यास द्वारा उसको स्थायीकरण कर लिया जाए तो आपको अधिगम हो जाएगा। तो यही 8 स्टेप मैंने आपको कहानी के द्वारा बताई। मैंने एजुकेशन से भी बताई और एक आपको मोटरसाइकिल सीखना किसी से भी सिखाई। बोलो बात समझ ना? दोनों तरीके से मैंने एग्जांपल बताया था। क्लियर? फिर मैंने आपको बताया अधिगम के प्रकार। मैंने कहा 3 प्रकार होता है। MSG। MSG का मतलब मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है। M का मतलब मानसिक अधिगम, S का मतलब समस्या समाधान अधिगम, और G का मतलब गतिक अधिगम। ये क्या होते हैं? इनके क्या एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था। जो मानसिक अधिगम होता है उसको मौखिक अधिगम या वर्बल लर्निंग भी कहते हैं। बोलो कश, कबूतर, खरगोश को देखकर खरगोश बोलना, बोल को देखकर बोल बोलना, तो छोटी कक्षाओं में जनरली यही चलता है। बोलो बात समझ में? ओके। फिर मैंने कहा समस्या समाधान अधिगम कॉलेज लेवल पे होता है, जिसमें नई नई समस्या आती है तो उसका समाधान करना अपन सीखते हैं। और मोटर लर्निंग जो गतिक अधिगम है वो हमारी बॉडी की मांसपेशियों की बोलो एक्टिविटी से संबंधित होता है। यानी हमारा तैरना है, डांस सीखना है, गिटार बजाना है, तबला बजाना है, नृत्य करना है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम सीख रहे हैं उसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी काम आ रही है, हमारी शरीर की मसल्स काम आ रही है, वो ऑल आर मोटर लर्निंग गतिक अधिगम होगा। बोलो बात? अगर चीज़ें क्लियर होगी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बोलो बात समझ में? मैं आपको हर चीज़ इतना समझाता इसलिए हूँ क्योंकि साइकोलॉजी को अगर आपने समझ लिया ना, आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बोलो बात समझ में? फिर हमने देखा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। क्लियर? तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के अंदर मैंने पहला कारक बताया बुद्धि। मैंने कहा इंटेलिजेंस भी अधिगम को प्रभावित करती है। ज़्यादा IQ वाले बोलो चीज़ें जल्दी सीख जाते हैं, सीखी हुई चीज़ को जल्दी भूलते नहीं है। लो IQ वाले बोलो, लो बुद्धि वाले बोलो जल्दी सीखते नहीं और सीखी हुई चीज़ को जल्दी भूल भी जाते हैं। इसका मतलब हुआ बुद्धि का अधिगम को प्रभावित करता है। फिर मैंने बताया आपको
स्वास्थ्य, बोलो हमारी हेल्थ। मैंने कहा अरस्तु कहता है स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसका मतलब हुआ कि हेल्थ भी आपके लर्निंग के अंदर प्रभावित करता है। अगर जो इंसान अक्सर बीमार रहेगा, बताओ वो आपके साथ बैठा भी है लेकिन वो इतना नहीं सीख पाएगा जितना एक हेल्दी पर्सन सीख पाएगा। इसीलिए अरस्तु ने कहा था हमेशा इंसान को हेल्दी रहना चाहिए, और हेल्दी रहोगे तो आपका दिमाग भी हेल्दी रहेगा और आप ज़्यादा चीज़ें लर्न कर पाओगे। ज़्यादा इधर उधर की कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बोलो हमेशा मस्त रहना चाहिए। और मस्त इंसान कब रहेगा? जब वो अपने गोल पे फोकस करेगा। बात समझ में है? जो गोल मैंने कहा ना, लाइफ में हमारी अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रायोरिटी होती है, अलग अलग समय पर हमारी अलग अलग समय की उपयोग होता है। अभी आपका टारगेट है कि 2023 में मुझे गवर्नमेंट नौकरी लेनी है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडी 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 होनी चाहिए, बाकी कोई प्रायोरिटी आपकी नहीं होनी चाहिए, तो ही गोल मिलते हैं। मेरी बात समझ में? स्टूडेंट क्या करते हैं, दो चार प्रायोरिटी लेके चलते हैं कि यार इस साल में मुझे शादी भी करनी है, इस साल में मुझे पढ़ाई भी करनी है, इस साल में मुझे ये भी करना है। बोलो तो क्या होता है, बोलो हमेशा नहीं चीज़ें मिलती है। मेरी बात समझ में? जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, आपको अपने किसी स्पोर्ट्स पे ध्यान देना है, अपना किसी बोलो हॉबी पे देना बहुत टाइम है, अभी नहीं। बोलो बात समझे? अभी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि 2023 में मुझे गवर्नमेंट नौकरी लेनी है, मतलब लेनी है, मेरी यही प्रायोरिटी है, सुबह से शाम मेरी इसी में होनी चाहिए, तो आपको चीज़ मिलेगी। मेरी बात समझ में? और 100% मिलेगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट ही सेलेक्ट होते हैं हर साल। बोलो बात समझ ना? कोई ऊपर से उठ के नहीं आता है। मेरी बात समझो ना? बस जो रेगुलर पढ़ता रहता है, बोलो जो बताया गया उसको याद करता है। और मैंने कहा ना, चीज़ों को सीखने में टाइम लगता है। बोलो आप एक दिन में कुछ सीख नहीं सकते। एक जो 4-6 महीने का टाइम पीरियड होता है, जिसके अंदर अपने आप को एक एक सब्जेक्ट में परफेक्ट बनाना पड़ता है, नॉलेज गेन करना पड़ता है, और फिर रिवाइज करना पड़ता है, और अपनी कमियों को दूर करना पड़ता है। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ स्वास्थ्य का बहुत बड़ा रोल है। एज का भी मैंने कहा अधिगम को प्रभावित करता है। बोलो शैशव अवस्था से बाल्यावस्था, बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था, हम बोलो ज़्यादा ही सीखते हैं। बोलो सीखते मतलब ज़्यादा अधिगम करते हैं। फिर मैंने आपको कहा अभिवर्ती एटीट्यूड भी अधिगम को प्रभावित करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड से अगर कोई स्टूडेंट चीज़ों को गेन करे तो वो ज़्यादा गेन कर पाएगा। और नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा, टीचर पढ़ा रहा है, कहीं और ध्यान को ले जा रहा, इधर उधर देख रहा है, कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा, कभी लेट आ रहा है, तो बताओ उसका नेगेटिव एटीट्यूड उसको नहीं सिखा पाएगा, चाहे उसका कितना भी आईक्यू क्यों ना हो, चाहे उसका पहले का कितना भी बेस बना हुआ क्यों ना हो, धीरे धीरे उसका डाउनवर्ड ही होगा। तो मतलब मनोविज्ञान कहता है एटीट्यूड, अभिवर्ती भी आपसे मैं कह रहा हूँ आपका अधिगम को प्रभावित करती है। फिर मैंने बताया था अभिक्षमता, एप्टीट्यूड भी अधिगम को प्रभावित करता है। एप्टीट्यूड वैसे एक जन्मजात शक्ति है, हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक स्टूडेंट के अंदर, हर एक विद्यार्थी के अंदर अलग अलग अभिक्षमताएं होती है। तो आप मनोविज्ञान कहता है कि जो अभिक्षमता आपके अंदर है, अगर उसी क्षेत्र में काम किया जाए तो आप ज़्यादा सफलता प्राप्त करोगे। बोलो बात समझ में? जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे शुरू से ही पढ़ने और पढ़ाने का शौक था। क्लियर? तो मैं डॉक्टर बन भी गया तो भी मैंने उस फील्ड को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मेरा जो एप्टीट्यूड है, मेरे जो अभिक्षमता है, वो एक्चुअली क्या है, बोलो टीचिंग की है। बोलो बात समझ ना? मैं अगर वो प्रैक्टिस भी करता तो मैं इतना अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाता। बोलो बात समझ में? तो जो आपकी अभिक्षमता है वो उस पर आप काम करोगे तो लाइफ में आप ज़्यादा हैप्पी रहोगे। बोलो बात समझ ना? ओके। फिर मैंने आपको बताया कि सीखने की विधि और सिखाने की विधि ये भी अधिगम को प्रभावित करती है। सीखने की विधि मतलब अगर आपका जो कोई भी चीज़ सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, उसका आपका तरीका सही है तो आप बोलो ज़्यादा अधिगम कर पाओगे, और नहीं है तो कम कर पाओगे। और सिखाने की विधि, अगर सिखाने की विधि किसका संबंध है? टीचर का। बोलो बात समझ में? अगर टीचर के सिखाने का तरीका सही हुआ तो आप अधिगम ज़्यादा करोगे, और नहीं हुआ तो अधिगम कम करोगे। क्लियर? फिर मैंने कहा टीचर की संप्रेषण योग्यता मतलब कम्युनिकेशन स्किल, उस भी अधिगम बहुत प्रभावित करता है। स्टूडेंट की प्रगति का ज्ञान, वो भी बोलो अधिगम को प्रभावित करता है। बोलो प्रगति का ज्ञान मतलब अगर आपका 3-4 टॉपिक हो गए, फिर एक टेस्ट हुआ, मेजर टेस्ट, आप उसमें कितना परफॉर्म कर रहे हो, ये सब चीज़ें प्रगति का ज्ञान। बोलो बात समझ में आए? बोलो ओके। इस तरह से हमने अधिगम के अंदर अभी इतनी कंटेंट हमने स्टडी किया है। अब आगे अपन पढ़ रहे हैं। थोड़ा रिवाइज इसलिए करता हूँ
ताकि एंड ऑफ चैप्टर जब खत्म हो आपको पूरा एक कहानी की तरह दिमाग में फिट हो जाए। रोज मैंने क्या कहा, घर पे जाने के बाद आपको बिना रजिस्टर खोले यही सोचना है कि इस मुझे क्या क्या पढ़ाया गया और कैसे कैसे पढ़ाया गया। अगर आप सोचोगे तो आपको हर एक चीज मेरी याद आएगी। बोलो बात समझ रहे हो ना। अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो जिससे अक्सर क्वेश्चन आता है, अधिगम। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं में स्थानांतरण, ठीक है, ठीक है, ट्रांसफर इन लर्निंग, ठीक है। अधिगम में मैंने कहा स्थानांतरण, ठीक है। अधिगम में क्या बता रहा हूं, बोलो स्थानांतरण, ठीक है। ट्रांसफर इन लर्निंग, बोलो मैंने कहा सोरेनसन कहता है कि पूर्व ज्ञान, पूर्व अर्जित ज्ञान का वर्तमान में बोलो अनुप्रयोग करना क्या कहलाता है, अधिगम में स्थानांतरण कहलाता है। इसका मतलब इसकी परिभाषा किसने दी है, सोरेनसन, ठीक है, के अनुसार, अनुसार पूर्व में, बोलो पूर्व में अर्जित, पूर्व में अर्जित, ठीक है, बोलो ज्ञान का, ज्ञान का वर्तमान में, वर्तमान में अनुप्रयोग, ठीक है, अनुप्रयोग अधिगम, अधिगम बोलो में स्थानांतरण, बोलो स्थानांतरण, ट्रांसफर इन लर्निंग, बोलो ट्रांसफर इन, बोलो आपसे मैं कहूँ लर्निंग, ठीक है, कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। ओके, अब अपन बात करें कि भाई इसके कितने टाइप्स हैं, ठीक है। मैं अगर टाइप्स की बात करूं, बोलो तो टाइप्स के अंदर मोटा मोटा बात करें तो पहला है, मैंने कहा धनात्मक स्थानांतरण, धनात्मक बोलो स्थानांतरण यानी पॉजिटिव ट्रांसफर, क्लियर। इसी को सकारात्मक स्थानांतरण भी कहते हैं। बोलो इसी को क्या कहते हैं, बोलो मैंने कहा सकारात्मक स्थानांतरण, ठीक है। अभी बहुत डिटेल से बहुत सारे एग्जाम्पल से बताऊंगा, क्लियर। क्या बोल सकते हैं, बोलो इंग्लिश में पॉजिटिव ट्रांसफर, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफर। ओके, फिर मैंने कहा नंबर टू, नंबर टू क्या पढ़ेंगे, मैंने कहा यहाँ पर ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक स्थानांतरण, ठीक है। बोलो स्थानांतरण, बोलो इसी को क्या कहते हैं, बोलो नकारात्मक, इसी को क्या बोलते हैं, नकारात्मक बोलो स्थानांतरण। इंग्लिश में तो फिक्स से क्या बोलूंगा, बोलो मैंने कहा नेगेटिव ट्रांसफर, ठीक है, क्या बोलते हैं, नेगेटिव ट्रांसफर। ओके, इसी तरह से मैंने आपसे कहा और देखें तो क्या होता है, बोलो आप कहोगे शून्य स्थानांतरण, ठीक है। ये सारे अपने को पढ़ने अभी, बोलो विद एग्जाम्पल स्थानांतरण, ठीक है। जीरो ट्रांसफर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ मैंने, बोलो जीरो ट्रांसफर, ठीक है। बहुत सी बार स्टूडेंट को लगता है ये चीज़ें हमें आती है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। बोलो बात समझ में आए। और मैंने कहा एक होता है द्विपार्श्विक, ठीक है, द्विपार्श्विक स्थानांतरण, ठीक है। बोलो स्थानांतरण मतलब बाईलेटरल, बोलो मैंने कहा बाई लेटरल, लेटरल ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर। ओके, तो ये हमें अच्छे से पढ़ना है। और आपसे मैं कह रहा हूं जो धनात्मक स्थानांतरण होगा उसी के अंदर दो टाइप होंगे, एक होगा क्षैतिज और एक होगा ऊर्ध्व, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, पढ़े होंगे कभी ना कभी, क्लियर। तो मैंने कहा एक तो वर्टिकल और एक क्या होता है, बोलो हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो आप पहले ये नोट करोगे, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, एकदम आपको एग्जाम में जैसी चीज पूछते हैं वैसा आपके दिमाग में फिट करूंगा। ओके,
हुआ? एक एक को अच्छे से समझाता हूं मैं आपको, ठीक है? ओके, ठीक है, हो गया ये नाम नोट बोलो। ठीक है, अब आप सुनना अच्छे से। मैंने कहा नंबर 1 पहला सिखा रहा हूं आपको, धनात्मक, ठीक है, या सकारात्मक स्थानांतरण, ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफर, पॉजिटिव ट्रांसफर क्या होता है, डेफिनेशन क्या है? एक परिस्थिति में, एक सिचुएशन में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में मदद करता हो, हेल्प करता हो, सहायक होता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। क्या बोला मैंने? एक परिस्थिति, ठीक है, बोलो परिस्थिति में, मैंने कहा सीखा हुआ, ठीक है, हुआ ज्ञान, ज्ञान मतलब क्या? नॉलेज, क्लियर? दूसरी परिस्थिति में बोलो हेल्प यानी सहायता करता हो, तो उसे उसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ओके, अब क्या होता है? ये दो प्रकार का होता है, बोलो क्षैतिज और ऊर्ध्व। जितने भी एग्जाम्पल मैं क्षैतिज और ऊर्ध्व में बताऊंगा वो सारे के सारे धनात्मक के एग्जाम्पल होंगे, और सारे के सारे किसके होंगे? धनात्मक के। लेकिन हम क्षैतिज और ऊर्ध्व के पॉइंट ऑफ से देखेंगे, ताकि अगर मोर करेक्ट कभी टिक करना हो तो भी दिक्कत नहीं आए। बोलो बात समझ में है? मेरे कहने का मतलब है यह निम्न दो प्रकार, ठीक है, का होता है। दो प्रकार कौन से? एक तरफ लिख रहा हूं क्षैतिज, ठीक है, और एक तरफ लिख रहा हूं मैं बोलो ऊर्ध्व, ठीक है। मतलब क्षैतिज धनात्मक स्थानांतरण, ऊर्ध्व धनात्मक स्थानांतरण। क्षैतिज बोलो, मैंने कहा धनात्मक स्थानांतरण, समझ जाओगे बोलो। और एक तरफ क्या लिख रहा हूं? ऊर्ध्व धनात्मक स्थानांतरण, ठीक है। मतलब एक तो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है, मैंने कहा एक क्या हो गया बोलो? हॉरिजॉन्टल, ठीक है, पॉजिटिव, पॉजिटिव ट्रांसफर। और एक क्या हो गया बोलो? वर्टिकल, ठीक है, पॉजिटिव, पॉजिटिव ट्रांसफर, ठीक है। अब समझो क्या बता रहा हूं। क्षैतिज धनात्मक स्थानांतरण का मतलब क्या होगा? एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान उससे मिलती जुलती परिस्थिति में हेल्प करता हो। क्षैतिज समझ के बोलो, उसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज स्थानांतरण। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक स्टूडेंट कक्षा 7th A में पढ़ता है। किस में पढ़ता है बोलो? 7th A में। एक दिन जाकर 7th B में जाकर पढ़ रहा है। बताओ, मुझे बताओ, वहां भी सीख ही रहा है, तो बताओ वो मिलता जुलता ही हुआ। इसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज स्थानांतरण। बोलो बात समझ में? एक व्यक्ति को साइकिल चलाने से बैलेंस का आइडिया हो गया, तो उससे वो स्कूटर चलाने में भी हेल्प ले रहा है। बताओ कैसा स्थानांतरण हुआ? क्षैतिज स्थानांतरण। बोलो मिलते जुलते ही है, बोलो क्लियर? अच्छा, ऊर्ध्व स्थानांतरण, एक छोटी परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान बड़ी परिस्थिति में हेल्प करता है। बोलो इसमें तो क्या बताया? एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान
उससे मिलती जुलती परिस्थिति में हेल्प करता हूँ। दोनों में हेल्प तो करेगा ही करेगा, क्योंकि दोनों ही किसके टाइप है बोलो, धनात्मक का। इसमें क्या बता रहा हूँ, एक छोटी परिस्थिति में एक बोलो ज्ञान बड़ी परिस्थिति में हेल्प करता है। जैसे किसी को बोलो आपसे मैं करूँ रिट की तैयारी कराई और टेट की तैयारी कराई और वो नेट के प्रश्न सोल्व कर रहा है, बताओ कैसा स्थानांतरण होगा, ऊर्ध होगा। और ऐसे एग्जाम्पल आएंगे ना तो आपको एग्जाम्पल की भाषा से देखना है कि क्षैतिज करूँ कि ऊर्ध करूँ, वो भाषा खुद कहेगी। एक को पहाड़ों का ज्ञान हुआ और वो गणित के गुणन करके जटिल प्रश्न हल कर रहा है, बताओ क्षैतिज हुआ कि ऊर्ध हुआ, बोलो ऊर्ध हुआ। बोलो बात, मतलब लैंग्वेज से पता चलेगा। बोलो बात समझ में। मैंने आपको तो एक भी एग्जांपल याद नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है, एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में हेल्प करता है, मदद करता है, सहायता करता है तो धनात्मक होगा। अगर ऑप्शन में धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, द्विपार्श्व दे रखा हो तब तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। लेकिन अगर धनात्मक नहीं दे करके एक ऊर्ध्व धनात्मक, एक क्षैतिज धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक शून्य दे रखा हो तो आपको सोचना है कि यार मुझे धनात्मक तो पता चल गया, अब मैं क्षैतिज टिक करूं कि ऊर्ध्व करूं। उस समय क्या करोगे, उस दी गए एग्जाम्पल की फीलिंग्स को समझोगे, उसकी भाषा को समझोगे, आपको पता चल जाएगा। मैंने 4 एग्जाम्पल बोले ना अभी आपको। 7th A में पढ़ने वाला एक दिन 7th B में जाके पढ़ रहा है, बताओ कैसा स्थानांतरण है, बोलो आप कहोगे क्षैतिज स्थानांतरण। कैसा होगा, बोलो क्षैतिज स्थानांतरण। साइकिल से चलाने का बैलेंस से स्कूटर चलाना सीख रहा है, कैसा है, बोलो क्षैतिज। क्लियर। अच्छा इधर बताया मैंने, बोलो आरटेट की तैयारी करके बोलो नेट के प्रश्न सोल्व कर रहा है, और बोलो तो उर्दी होगा, बोलो नेट कहाँ ना आरटेट कहाँ। बोलो बात समझ में आए, और समझे नहीं समझे बोलो। बोलो पहाड़ों का ज्ञान हुआ, गणित के जटिल गुणन खंड हल कर रहा है, कैसा हुआ, बोलो उर्द हुआ। ठीक है। और समझे समझे सांख्य गुणनखंड सीख कर बीज गणित गुणनखंड सीख रहा है, कैसा हुआ, बोलो क्षैतिज, क्योंकि दोनों ही क्या है, गुणनखंड है। और समझे, मतलब आपको भाषा से समझ, एग्जाम्पल हजारों बन सकते हैं, बोलो मीनिंग आपका क्लियर होना चाहिए, आपका राइट हो जाएगा। पहले बताओ ये समझ में आया, बोलो ओके। मतलब मैं चाहता हूँ कि आपके पहले दिमाग में चीज़ बैठ जाए, फिर तो अपन लिख के आप लिख लोगे, बोलो आपका चलेगा। पहले कहाँ बैठनी चाहिए, दिमाग में बात। क्लियर क्या बता रहा हूँ, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ओके। मैंने कहा आपको क्षैतिज स्थानांतरण क्या बता रहा हूँ, एक परिस्थिति, ठीक है, परिस्थिति बोलो में सीखा हुआ ज्ञान, ठीक है, उससे मिलती जुलती, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ जुलती परिस्थिति, ठीक है, परिस्थिति में बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा बोलो हेल्प, हेल्प बोलो मदद, बोलो सहायता, बोलो एक ही बात है, मदद हेल्प करता है, ठीक है, उसको ये कहता है। ये तो ऊपर लिखा हुआ ही है, बोलो डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखता हूँ। अभी मैंने क्या बोला, 7th A बोलो क्लास का, आपसे मैं कहूँ स्टूडेंट, बोलो स्टूडेंट, बोलो 7th B में जाकर बोलो आपसे मैं कहूँ सीखता है, पढ़ता है, बताओ कैसा स्थानांतरण हुआ, बोलो क्षैतिज हुआ। इसी तरह से मैंने कहा आपको अभी साइकिल, आपसे मैं कह रहा हूँ चलाना आपसे मैं कहूँ चलाना सीखने के बाद बोलो स्कूटर, ठीक है, बोलो स्कूटर चलाना सीखना, कैसा स्थानांतरण हुआ, बोलो क्षैतिज हुआ। क्लियर। और यही मैं बोलूँ साइकिल से एरोप्लेन, और उर्दी करोगे ना, अगर एग्जामिनर बोल दे तो मानना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी सोचेंगे एरोप्लेन कौन चला पाएगा। और बोल दिया उसने कि एक बोलो विद्यार्थी ने साइकिल या मोटरसाइकिल सीखी और उसे एरोप्लेन चलाना सीख रहा है, बोलो चला रहा है, तो बताओ कैसा है, तो आप उर्द करोगे। मतलब आप समझ गए ना, क्षैतिज उर्द के अंदर जहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप आएगा, बोलो छोटी से बड़ी आएगी, वो उर्द होगा, बोलो मिलता जुलता होगा, वो क्या होगा, क्षैतिज होगा। अच्छा इसमें क्या बता रहा हूँ, बोलो मैंने कहा एक छोटी, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ परिस्थिति, ठीक है, परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान का यूज, आपसे मैं कहूँ बड़ी परिस्थिति, बोलो आपसे मैं करूँ
को सीखने में हेल्प करता करता हो, उसको क्या बोलेंगे बोलो? आपसे उर्त। एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला? बोलो आर्टेट। आपसे मैं कह रहा हूँ कि तैयारी करके, बोलो तैयारी करके, बोलो नेट के प्रश्न आपसे मैं कह रहा हूँ हल करना। ठीक है, बोलो कैसा स्थानांतरण होगा? बोलो ऊर्ध्व होगा। कैसा होगा? बोलो ऊर्ध्व होगा। इसी तरह से मैंने कहा यहाँ पर, बोलो पहाड़ों, ठीक है, बोलो का, पहाड़ मतलब समझ गए टेबल, और बोलो समझे नहीं समझे, बोलो का ज्ञान होने पर गणित, बोलो की गणित की जटिल समस्याएं, बोलो जटिल समस्याएं आपसे मैं करूं हल करना। ठीक है, कैसा होगा? ऊर्ध्व। और यही मैं आपको कह दूं कि भाई रेखा गणित बोलो करके बीज गणित मतलब मिलता जुलता होगा तो इधर आ जाएगा। पहले बताओ आपको ये पहला समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल याद नहीं करने, मीनिंग दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। नोट करोगे?
ओके, पहला समझ में आया बोलो आपको। अब क्या होता है कि ये तो सबको इसमें गलती नहीं होती, स्टूडेंट की मिस्टेक होती है नेगेटिव ट्रांसफर और जीरो ट्रांसफर में, उसमें अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। क्लियर? तो वो भी समझाता हूं। ठीक है, पहला समझ में आया बोलो आपको। दूसरा लिखोगे ऋणात्मक स्थानांतरण, ठीक है, नेगेटिव ट्रांसफर। ठीक है, समझना, मैंने कहा नंबर 2 है, ठीक है, ऋणात्मक या नकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है, देखो नेगेटिव ट्रांसफर। ठीक है, अब आपको मैं दो अच्छे से समझा रहा हूं, एक ऋणात्मक एक शून्य। अच्छे से समझना, रटने वालों के गलत हो जाते हैं, समझने के बाद कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले नेगेटिव ट्रांसफर क्या होता है? एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति को सीखने में बाधा करता हो, बैरियर लाता हो, उसको धीमा करता हो, उसको हम ऋणात्मक स्थानांतरण कहेंगे। शून्य स्थानांतरण क्या होता है? एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में ना हेल्प करता हो ना बाधा करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? शून्य स्थानांतरण। क्लियर? तो आपसे मैं क्या कर रहा हूं बोलो, ध्यान से समझना, दो एक साथ बता रहा हूं। ठीक है, इधर क्या लिख रहा हूं? शून्य स्थानांतरण, क्योंकि इन दोनों में ही तो आपको फंडा क्लियर करना है। ठीक है, जीरो ट्रांसफर। ओके, मैंने कहा इधर क्या बोला परिभाषा बोलो, एक परिस्थिति, ठीक है, में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति बोलो में बाधा, ठीक है, करता हो या सीखना धीमा करता हो। ये बड़ा वर्ड इंपॉर्टेंट है। सीखना क्या करता हो? स्लो करता हो। ठीक है, बोलो सीखना क्या करता हो? धीमा, स्लो करता हो, तो उसे क्या कहेंगे? ऊपर लिखा हुआ है ऋणात्मक या नेगेटिव ट्रांसफर। क्लियर? शून्य स्थानांतरण क्या बोला परिभाषा? एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में ना हेल्प करता हो ना ही बाधा करता हो। ठीक है, मैंने कहा एक परिस्थिति, ठीक है, एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान बोलो दूसरी परिस्थिति, ठीक है, सिचुएशन में न तो मदद, ठीक है, आपसे मैं कहूँ हेल्प, ठीक है, बोलो करता हो
और आपसे मैं करूं और नहीं, नहीं बाधा, ठीक है, रुकावट, बोलो रुकावट, ठीक है, बोलो मैंने कहा करता हो तो उसको क्या कहेंगे, शून्य ट्रांसफर। चलो ये बातें सबको पता रहती है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, किताबों में लिखे हुए एग्जाम्पल रट लेते हैं, कबीर का दुआ याद करके रहीम का दुआ याद करना तो मैं ये टिक कर दूंगा। देखो एग्जामिनर कितना होशियार है, मैं एक ही एग्जाम्पल को इधर भी लिखूंगा इधर भी लिखूंगा, बस एग्जाम्पल का जो एंड होगा वो आपका आंसर डिसाइड करेगा। अगर आपने रट रखा ना, कबीर देख के रहीम देखूंगा, सेकंडों में एग्जामिनर गलत करा देगा। कैसे, इधर ध्यान देना। मैंने कहा एग्जाम्पल पहले बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, फिर लिखूंगा। मैंने कहा रहीम के दोहे याद करके कबीर के दोहे याद करना, ये लैंग्वेज दे। बोलो बात समझ, तो क्या होगा, शून्य स्थानांतर। रहीम अलग है, कबीर अलग है, लेकिन ऐसी लैंग्वेज है, रहीम के दोहे याद करके कबीर के दोहे में उनका उपयोग करना। बोलो एंड बदल दिया, बोलो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। वापस सुनो और एग्जाम्पल, मैंने कहा बोलो हिंदी के ग्रामर रूल सीखकर अंग्रेजी के ग्रामर रूल सीखना। अगर ये बोले तो क्या होगा, शून्य स्थानांतरण। वो बोले हिंदी के ग्रामर रूल सीखकर अंग्रेजी के ग्रामर रूल में उनका उपयोग करना, टांग अड़ाना, तो क्या होगा, ऋणात्मक स्थान। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल वही होंगे, बस उनका जो एंड है वो कैसा होगा उससे डिसाइड होगा। बताओ आपने अगर कहीं ऐसा याद कर रहा रहीम के दो याद कर कबीर वाला, तो बताओ आप शून्य टिक कर दोगे नहीं कर दोगे। और पता चला उसने लास्ट में क्या दे दिया, और लास्ट में क्या दे दिया, रहीम के दो याद करके कबीर के दो में उपयोग करना, हो गया गड़बड़। आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ समझ में, जो रटते हैं ना उनका दिमाग नहीं चलता है कि एग्जाम में क्या पूछा है। बोलो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल बिल्कुल याद नहीं करना, एक ही एग्जाम्पल इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। वापस सुनो, और एग्जाम्पलों की कोई कमी नहीं है, बोलो इतने एग्जाम्पल होते हैं, बस आपको मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए। और सुनो, महात्मा गांधी जी को पढ़कर सुभाष चंद्र बोस को पढ़ना, बोलो क्या होगा, शून्य स्थान, क्योंकि दोनों अलग है, और दोनों अलग है ना। बोलो लेकिन मैं कहूँ महात्मा गांधी जी को पढ़कर सुभाष चंद्र के बोस पढ़ने में उसका बोलो आपसे मिलान करना, तो क्या आएगा, बोलो यही आएगा। और मिलान करोगे तो आपको कहेंगे वो हिंसा की बात करता है, ये हिंसा की बात करता है। अरे अरे तो आप बताओ आपका पढ़ना धीमा पड़ेगा नहीं पड़ेगा। बोलो बात समझ। और सुनो, मैंने कहा बोलो टाइपिंग मशीन पे टाइप करने का प्रैक्टिस करके लैपटॉप में करना, क्या होगा, बोलो शून्य या ऋणात्मक, ऋणात्मक। देखो ये वर्ड काम आया, और बोलो आया कि नहीं आया, बोलो मतलब शब्दों को समझो, मैंने क्यों धीमा लिखा समझ में आया। अगर आपको लगता है एक काम को करके दूसरा काम करने पर हमारा पहले काम की वजह से, प्रैक्टिस की वजह से वहाँ पर स्लो हो रहा है, तो भी वो ऋणात्मक ही होगा। बोलो तो भी क्या होगा, ऋणात्मक। आप खुद सोच लो, जो टाइप मशीन पे टाइप करते हैं, अगर वो जो भले सालों से कर रहे हैं, उनको एक दिन लैपटॉप पकड़ा दो, बोलो टक टक, बोलो वो मज़ा उनको नहीं आएगा। जो एक पेज वो बोलो 10 मिनट में तैयार करते हैं, उनको 20 25 30 मिनट लगेगा, तो भी वो स्थानांतरण क्या कहलाएगा, ऋणात्मक ही कहलाएगा। आई थिंक दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया। एक एग्जाम्पल याद नहीं रखना, क्या मेरी बात ध्यान रखना, एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति के अंदर बाधा करता हो या उसको धीमापन करता हो, स्लोपन करता हो, तो वो कैसा स्थानांतरण होगा, बोलो ऋणात्मक स्थानांतरण। और सुन लो एग्जाम्पल, बोलो राइट स्टीयरिंग की गाड़ी चलाने वाले को लेफ्ट स्टीयरिंग वाली पकड़ा दे, बताओ उसको प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी। और बोलो अपने और फॉरेन में अलग अलग सिस्टम है, अपने इधर स्टीयरिंग रहती है, उधर इधर स्टीयरिंग रहती है, बोलो बात समझ ना, तो बताओ उसको प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी, बोलो तो कैसा स्थानांतरण होगा, बोलो ऋणात्मक। शून्य कब करना है समझ में आया, ऋणात्मक कब करना समझ में आया, आपके दिमाग में फंडा बैठ गया। एग्जाम्पल याद नहीं करने, आपको एग्जाम्पल को पढ़ना है और सोचना है वो किधर फिट होगा, तो कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। और एग्जाम्पल किताबों के रट लिए तो क्या होगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। इधर भी रहीम कबीर बोला, इधर भी रहीम कबीर बोला, इधर भी हिंदी अंग्रेजी के ग्रामर वाली बात करी, इधर भी इधर भी महात्मा गांधी
सुभाष चंद्र की बात करी, इधर भी करी, लेकिन लास्ट में जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ उसमें चेंज है। बोलो मेरी बात समझ में, दिमाग में पक्का बैठ गया? लिखूं मैं बोलो आपको? इधर देखो, बोलो आप अक्सर स्टूडेंट क्या रटते हैं, रटना नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ साइकोलॉजी को समझना है। क्लियर? इधर देखो, अब तो मैं बिंदास लिखूं, आपको मेरी बात समझ में आई गई? ऋणात्मक की तरफ लिख रहा हूँ। मैंने कहा हिंदी के, बोलो ग्रामर, ठीक है, मैंने कहा बोलो व्याकरण, ठीक है, बोलो के रूल, रूल आपसे मैं कह रहा हूँ पढ़कर, पढ़कर अंग्रेजी, बोलो आपसे मैं को सीखने में, बोलो उनका, उनका आपसे मैं को यूज करना। बताओ कैसा स्थानांतरण होगा? बोलो ऋणात्मक होगा। इधर मैं क्या बोलूं? बोलो बोलो आपसे मैं को हिंदी, बोलो हिंदी के, आपसे मैं कह रहा हूँ हिंदी की व्याकरण, बोलो व्याकरण पढ़कर, आपसे मैं कह रहा हूँ अंग्रेजी, बोलो आपसे मैं कहूँ कि ग्रामर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ग्रामर, ठीक है, ग्रामर को पढ़ना। बोलो क्या होगा? शून्य स्थानांतरण। हिंदी अलग है, अंग्रेजी अलग है, मिलान करूंगा तो क्या होगा? ऋणात्मक स्थानांतरण। अच्छा, मैंने कहा रहीम की दोहे, आपसे मैं कहूँ पढ़कर, पढ़कर कबीर के दोहों से, दोहों से मिलान करना। देखो वर्ड मिलान करना, ऐसा कुछ भी आएगा तो क्या होगा? ऋणात्मक स्थानांतरण। और अगर इधर आएगा रहीम के दोहे पढ़कर, आपसे मैं करूं पढ़कर, पढ़कर कबीर के दोहे, आपसे मेरे को पढ़ना, सिंपल सा क्या होगा? शून्य स्थानांतरण। 1% कंफ्यूजिंग नहीं है। बोलो बात समझ में आए? ओके, तो आई थिंक आपको मैंने जो कुछ बताया समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। अरे समझे नहीं समझे? बोलो। इधर क्या लिख दूं? बोलो इधर महात्मा गांधी जी को पढ़कर नेताजी सुभाष चंद्र को पढ़ना, और इधर बोलो महात्मा गांधी जी को पढ़कर नेताजी सुभाष चंद्र से मिलान करना, विचारों का मिलान करना। बताओ दिमाग में बोलो खराबी होगी कि नहीं होगी? बोलो। अरे बोलो आपका गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? गड़बड़ होगा तो क्या होगा? बोलो ऋणात्मक स्थानांतरण। ठीक है, मैंने कहा महात्मा गांधी जी, ठीक है, बोलो गांधी जी, बोलो को पढ़कर, आपसे मैं कहूँ पढ़कर, बोलो नेताजी सुभाष, आपसे मैं कह रहा हूँ सुभाष, बोलो आपसे नेताजी सुभाष, बोलो बॉस, ठीक है, बॉस के, बोलो आपसे के विचारों से मिलान, आपसे मैं कहूँ करना। कैसा होगा? बोलो जरा। ऋणात्मक स्थानांतरण। और इधर क्या बोलूँ मैं? बोलो महात्मा गांधी जी, बोलो गांधी जी को पढ़कर, पढ़कर नेताजी, आपसे मैं करूँ सुभाष बॉस, आपसे मैं कहूँ को, बोलो पढ़ना। ठीक है, तो दोनों अलग थे तो क्या होगा? शून्य स्थानांतरण। आई थिंक दोनों समझ में। यही सबसे मेन है जो मैंने आपको बताया, इन्हीं में स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। धनात्मक में कोई गलती नहीं करता है। बोलो बात समझो ना, क्योंकि धनात्मक तो पता चल जाता है, उर्दू और क्षैतिज भी पता चल जाता है। मिस्टेक कहाँ होती है स्टूडेंट से? शून्य कब करना और ऋणात्मक कब करना, इसलिए मैंने फोकस किया। नोट करोगे?
फंडा क्लियर हुआ? बोलो। मेरी बात समझ में आई? बोलो। मुख्यतः तो तीन ही स्थानांतरण होते हैं, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। ठीक है। मेरी बात समझ में आई? बोलो। ठीक है। ओके। लास्ट नंबर 4, द्विपार्श्विक स्थानांतरण, बाइलेटरल बोलो ट्रांसफर। ठीक है, हो गया? अच्छे से समझ में आया? बोलो आपको मतलब समझ में आया, कभी भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ओके। अब मैंने लिखा यहाँ द्विपार्श्विक स्थानांतरण, आजकल इसका भी क्वेश्चन आ जाता है, समझना। ठीक है। बाइलेटरल बाइलेटरल ट्रांसफर। ठीक है। क्या कहता है? अपने एक हाथ से कुछ सीखा हुआ का प्रभाव दूसरे हाथ पे भी पड़ता है, लेकिन इससे हमारे क्वेश्चन एग्जाम के राइट नहीं होंगे। राइट करना है तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। मैंने कहा एक परिस्थिति में हमने कुछ भी अनुभव लिया है, बोलो बात समझ में है, तो अगली वैसी परिस्थिति आने पर वैसा ही करना। क्लियर? जैसे सुनना, एक बच्चा था, आपसे मैं कहूँ उसको टीचर ने एक दिन डंडे से मारा, डंडे से मारा, डंडे से मारा। क्लियर? फिर आपसे मैं कहूँ बच्चा दूसरे दिन और बहुत रोया, वो बोलो बात समझ में है, वो रोया और फिर डंडे से मारना बंद कर दिया। दूसरे दिन बोलो टीचर के हाथ में डंडा देखते ही बच्चे का रोना, क्या होगा? बोलो द्विपार्श्विक स्थानांतरण। मेरी बात समझ में? एक बार आपसे मैं करूँ, एक बोलो जो ऑफिस बॉय है, बोलो आपसे मैं कहूँ एक जो कार्मिक विभाग का एक बाबू है, ठीक है, वो आपसे मैं कहूँ बॉस उसको डांटता है कि कैसे लेट आता ये वो, तो वो रोने लग जाता। बॉस कहता है अच्छा लो कोई बात नहीं, चुप हो जा, ठीक है अब मत। बोलो अगले दिन वो लेट आया, बॉस ने कुछ कहा उससे पहले ही, बोलो कैसे क्या करना समझ में आया?
जिससे कि वो बोलो बच जाए। बोलो बात द्विपार्श्विक स्थानांतरण का मतलब समझ में आया कि एक परिस्थिति में हमने जो अनुभव किया है वैसी परिस्थिति सामने आने पर वैसा ही करना क्या कहलाएगा, द्विपार्श्विक स्थानांतरण। ये लाइन ध्यान रखोगे तो एग्जाम्पल राइट होंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने, एक परिस्थिति, ठीक है, एक परिस्थिति में, ठीक है, में किया गया अनुभव, ठीक है, बोलो किया गया अनुभव वैसी ही आपसे मैं कहूँ वैसी ही परिस्थिति आपसे मैं कहूँ परिस्थिति आने पर बोलो आपसे मैं कहूँ वैसा ही करना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या दिया बोलो, मैंने कहा मैडम ठीक है द्वारा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ द्वारा गीता, ठीक है, बोलो गीता को की डंडे से, बोलो मैंने कहा डंडे से, ठीक है, डंडे से, बोलो आपसे मैं कहूँ कि लकड़ी, आपसे मैं कह रहा हूँ लकड़ी से बोलो पिटाई, ठीक है, पिटाई करने पर आपसे मैं कह रहा हूँ करने पर बोलो आपसे मैं को रोना। ठीक है, तथा दूसरे दिन, बोलो दूसरे दिन, बोलो मैडम के हाथ में लकड़ी, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ देख कर रोना। बोलो क्या होगा, एक दिन तो पिटाई करी तो रोई और एक दिन बोलो देख के ही रो गए। और ऐसा अक्सर होता है कि नहीं होता है, बोलो बात समझ ना, छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा होता है, बोलो बात समझ ना, क्योंकि छोटे बच्चों को जो एक बार अनुभव हो जाता है वैसी चीज़ आती है तो वो पहले से ही ऐसा करने लग जाते हैं। क्लियर। इसी तरह से मैंने क्या बोला, बोला आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा ऑफिस, ठीक है, ऑफिस के बोलो बाबू, ठीक है, बाबू आपसे मैं कह रहा हूँ कि लेट आने पर बॉस आपसे मैं कहूँ द्वारा, ठीक है, द्वारा डांटना, ठीक है, डांटने पर आपसे मैं कहूँ उसका बोलो उदास, ठीक है, बोलो रोना, ठीक है, या बोलो मैंने कहा उदास होना। ठीक है, बोलो फिर बोलो एक दिन आपसे मैं कहूँ लेट, ठीक है, आने पर बॉस, ठीक है, के बुला ले, आपसे मैं को बुलाने, बॉस के आपसे मैं को बुलाने पर बिना डांटे, ठीक है, बिना आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा डांटे ही बोलो रोना या उदास होना, बोलो उदास होना। ये किसका एग्जाम्पल है, बोलो द्विपार्श्विक, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल बोलो एग्जामों में पूछे गए हैं, जिसका आंसर क्या होगा, द्विपार्श्विक स्थानांतरण। मेरी बात समझ में आए बोलो। तो मैंने आपको सारे के सारे स्थानांतरण सिखाए विद एग्जाम्पल कि आपको बोलो मैंने जो तरीका बताया बिना रटे हमेशा राइट कर सकते हो। क्लियर, नोट करोगे इसको। आई बात समझ में बोलो। आज हमने क्या सीखा बोलो, ट्रांसफर इन लर्निंग, अधिगम में स्थानांतरण। क्लियर, बताओ याद हो जाएगा, बोलो जो मैंने तरीका बताया उससे याद हो जाएगा, स्पेशली शून्य और ऋणात्मक जिसमें अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। क्लियर, एक ही एग्जाम्पल इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, उस एग्जाम्पल का क्लाइमैक्स कैसा है, उस एग्जाम्पल की एंड लैंग्वेज कैसी है उससे डिसाइड होगा। ओके और अब हम कल मतलब नेक्स्ट अगली क्लास से हमारा मेन चैप्टर का पार्ट चालू होगा जिसको बोलते हैं अधिगम के सिद्धांत। बोलो बात समझो ना। ओके, व्यवहारवादी, संज्ञानवादी और निर्मितवादी, और एक एक सिद्धांत के 10-10 नाम है। बोलो आपको मैं ऐसी लॉजिक ट्रिक बताऊंगा, एक नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ओके, यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो आपको। ओके।